मैं जो बात स्टार्ट करने जा रहा हूं, कितने साथी ऐसे हैं जो यहां पर आईटी फील्ड से हैं? चार। नहीं, जिनका फील्ड ही प्रोफेशन खुद का आईटी था या अभी भी है, जैसे सॉफ्टवेयर लाइन हो गया या सर्वर लाइन हो गया, हार्डवेयर हो गया। ठीक है, दो साथी हैं। तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि आईटी है क्या चीज़। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम होता है, जिसने अपने मतलब पूरे मानव जीवन को ही बदल के रख दिया अगर देखा जाए तो। क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती चलेगी उतना ही हमारे जीवन को सुख भी मिला है और दुख भी मिला है। अब सुख किस तरह से मिला है और दुख किस तरह से मिला है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं खुद एक आईटी कंपनी में जॉब करता था, लगभग 10 साल मैंने जॉब की, और उस 10 साल में मैंने जो जो देखा वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। अभी मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट पे काम करता था, और शुरुआत में मैंने जब अपनी जॉब स्टार्ट करी तो वो आप मानोगे नहीं, मैंने 3000 से स्टार्ट किया था। जुनून था कि आईटी में इंजीनियर बनना है। फिर जब कंपनी को परफॉर्मेंस दिखी तो आप मानोगे कि 2 महीने के अंदर मेरा जो पैकेज था उन्होंने डायरेक्ट ही 15,000 रुपये पर मंथ कर दिया। फिर उसके बाद चलता गया, और जब मैं इसको गहराई में जानने की कोशिश करी तो मुझे पता लगा कि हम कंपनी को कितना कमा कर दे रहे हैं और कंपनी हमें क्या दे रही है। तो बात चली कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अब शुरुआत जो करें तो कंप्यूटर से होती है। ठीक है, कंप्यूटर में अगर हम कंप्यूटर को देखें तो वो क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का और प्रोग्रामिंग का और हार्डवेयर का। जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के साथ उसको कंपोजिट करके और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और हमें आउटपुट दिखाता है। कितने लोग इतने जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो मशीन लैंग्वेज क्या होती है, जो हम वो बिट की फॉर्म में चलती है 0 और 1 की, और वो लैंग्वेज वो समझता है और उसी लैंग्वेज में हम लोग उसको इनपुट देते हैं और फिर वो हमें आउटपुट देता है। तो इतनी गहराई में अगर आपको बताऊं तो हम हार्डवेयर की तरफ लेके चले तो कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास विंडो, लाइनक्स और एप्पल, यही है। किस किस को ये नॉलेज है कि जो विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है वो बिल गेट्स की नहीं है? नहीं पता? जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो या पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट है वो बिल गेट्स का नहीं है, वो उसने चोरी किया है अपने फ्रेंड का। नहीं पता था किसी को? ठीक है। अब अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो उसमें जो विंडोज सॉफ्टवेयर है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर मैं ये कहूं कि वो चलाने के लिए और फिर उसमें वायरस डालने के लिए और फिर उसका एंटीवायरस डेवलप करने के लिए वो खुद माइक्रोसॉफ्ट इस पे काम करता है। किसी को पता है? वो वायरस भी खुद बनाता है और उसका एंटीवायरस भी खुद बनाता है। तो ये क्या हुआ, एक बिजनेस ही हुआ। तो कि पहले बीमारी थी फिर इसकी दवा भी हुई थे। वो ऐसे ही वो बिल गेट्स अब आपका कोरोना में भी ऐसे ही काम कर रहा है। तो सेम थ्योरी उसने यहाँ इम्प्लीमेंट किया। और अगर सिक्योरिटी की या सेफ्टी फीचर की बात करूं, हम मानते हैं कि एप्पल सबसे बेस्ट है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि लाइनक्स जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ओपन सोर्स सिस्टम है जिसको आप विदाउट एनी की, प्रोडक्ट की या परचेज करे बगैर यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग करता हूं तो मुझे
लगभग स्टार्टिंग में 3 साल विंडोज यूज किया मैंने, लेकिन जब मेरे पास उबंटू आया तो मैंने देखा कि वो इतना बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है एज कंपेयर टू विंडो, क्योंकि फीचर्स के मामले में या फिर वायरस को रिमूव करने के मामले में उबंटू सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें अगर आप उसमें एक पेन ड्राइव लगा रहे हैं ना और उसमें अगर वायरस है तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अब अगर विंडो की बात करें तो वो उसमें शो करेगा कि वायरस डिटेक्टेड, हो सके तो कॉपी भी कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास अवेलेबिलिटी है कि हम विंडोज ना यूज करके उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करें, क्योंकि उसमें ना वायरस आएगा और ना बनेगा। तो जो भाई कंप्यूटर लाइन में काम करता है तो मैं उसको सजेस्ट करता हूं कि वो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करे। पहले 10 से 15 दिन के यूज में आपको लगेगा कि थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जब यूज करने लगोगे तो ये कहोगे तो बेस्ट है। अब इससे आगे चलूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमारे पास आता है व्हाइट हैकर्स। कौन कौन जानता है व्हाइट हैकर्स कौन होते हैं? जिनको हम लीगल हैकर बोलते हैं। उनका काम क्या होता है? अभी जो मैंने बताया कि वायरस बनाना और फिर उसका एंटीवायरस बनाना, वो काम व्हाइट हैकर्स करते हैं। अब ये कितने लोग जानते हैं कि हर साल अमेरिका 200 व्हाइट हैकर्स को हायर करके रिप्लेस करता है? कौन कौन जानता है? जो आईटी से हैं वो जानते हैं। अब वो व्हाइट हैकर्स का काम क्या होता है? एक तो वायरस बनाना और फिर उसका एंटीवायरस बनाना, ये काम उनका होता है। और वो लोग जो व्हाइट हैकर्स होते हैं हर साल 200 व्हाइट हैकर्स को रिप्लेस करता है, ताकि जो पीछे जो एंटीवायरस और वायरस बना था उसका कोई लीक ना हो। और ये काम माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज या और दूसरे जो वायरसेस जो मतलब क्रिएट करते हैं वो कंपनीज हायर करती हैं। अब आप देख लो खेल कितना बड़ा है। अब साइबर अटैक के बारे में बात करें तो साइबर अटैक इन्हीं व्हाइट हैकर्स के थ्रू बनाया जाएगा। मैंने एक रिसर्च देखी थी, वो रिसर्च तो नहीं कह सकते, लेकिन वो एक कन्वर्जेशन थी 2 कंपनीज के बीच में। ब्लॉकचेन के बारे में आप लोग जानते हैं। हम कहते हैं कि ब्लॉकचेन का कोई तोड़ ही नहीं है, वो टूट ही नहीं सकता, बोलते हैं ना। लेकिन अगर मैं बात करूं उस कन्वर्जेशन में ये लिखा हुआ था कि ब्लॉकचेन जब तक हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि उसमें एल्गोरिथम ही ऐसा बना है कि हम लोग ये देखते हैं क्योंकि जो प्रोग्रामर है वो समझ सकता है, लेकिन अगर आम आदमी को देखे तो वो ये सोचेगा कि ये तो एक चैन बनी हुई है। लेकिन उस कन्वर्जेशन में ये लिखा हुआ था कि कब हम इसको तोड़ेंगे, यानी कि जो साइबर अटैक और जो आपका क्रिप्टोकरेंसी है वो कब टूटने वाला है। और वो काम वो व्हाइट हैकर्स के थ्रू होगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमें थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। सावधान तो नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग अगर इन चीज़ों को यूज ही कम कर दें और पॉजिटिव वे में यूज करें तो इसका कोई नुकसान हमें नहीं होगा। अब बात करते हैं माइंड कंट्रोल यूनिट के बारे में। माइंड कंट्रोल डिवाइस जानते हैं? मीडिया जो स्क्रीन चाहे एलसीडी स्क्रीन, चाहे मोबाइल स्क्रीन, चाहे कंप्यूटर। किस किस को पता है कि ये एज ए पेटेंट रजिस्टर है? मतलब कि जो माइंड कंट्रोल यूनिट आपके माइंड को कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस यूनिट, वो एज ए पेटेंट रजिस्टर है कि हम इसको यूज करेंगे आपके माइंड को कंट्रोल करने के लिए। शुरुआत कहां से हुई? टीवी से। टीवी के बाद लैपटॉप, एलसीडी, फिर मोबाइल। अब मोबाइल एक ऐसा डिवाइस आया कि आप लोग पूरी की पूरी तरह कंट्रोल हो चुके हो गए हो कंट्रोल। कितने एग्री हैं साथी?
ये मानते हैं कि हम लोग कंट्रोल हो चुके हैं। आपके बच्चों को कंट्रोल कर दिया, आपको कंट्रोल कर दिया, आप 5 मिनट तक बिना मोबाइल के रह ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ तो चाहिए। अंगली चलेगी चलेगी चलेगी, नहीं चलेगी तो फिर दिमाग बोलेगा अरे कुछ तो दिखाओ, इससे अलग दिखाओ। अब इसका इफेक्ट हमारे बच्चों पर कितना पड़ा है वो मैं बताता हूं। अगर आईटी का हम एजुकेशन में लेके चले, आपको लगा होगा कि कोरोना में क्या हुआ था, बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर मतलब जोर दिया गया। कोरोना में स्कूल बंद कर दिए, ऑनलाइन काम आना स्टार्ट हो गया। क्या आपने इतना एग्जामिन किया है कि उस दौरान से लेकर अब तक उस मोबाइल में आपके सामने कितनी अश्लील वीडियो आती हैं? अपनी बात करूं, मैं रोज तो नहीं कह सकता, हफ्ते में लगभग 30 से 35 पेज में ब्लॉग करता हूं जो वीडियोस मेरे सामने आती हैं। अब बच्चों को कैसे कंट्रोल किया उन वीडियोस के थ्रू, क्योंकि छोटे बच्चों का काम तो माताएं बहनें करवाती थी, लेकिन जो बच्चे खुद मोबाइल चलाना जानते हैं वो भाई साहब, अगर आप देखोगे रात को 12-12 बजे तक अपने बिस्तर के अंदर मोबाइल लेके उन वीडियोस को देखते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या था? ताकि वो लोग बाहर के जो एनवायरनमेंट है उसमें ना जाके उसी चीज में भूले रहें। अगर मैं अपने गांव की ही बात करूं तो मैं खुद सोचता हूं कि जितने भी लड़के 10 से लेके 12वीं तक पढ़ चुके हैं वो लगभग कोरोना के बाद घर पे ही हैं। या तो वो दूसरे देश के लिए तैयार है जाने के लिए, या फिर वो बस ठिकाने बने हुए हैं, वहीं पे जाएंगे, बैठेंगे, दोपहर का टाइम हुआ खाना खाने चले गए, फिर वापस आके वहीं पे बैठेंगे। तो मतलब मैं सोचता हूं कि लगभग +2 के बाद फिर ग्रेजुएशन के बाद हम लोगों के ऊपर जिम्मेवारी आ जाती थी कि हम लोग आगे जाके अपने परिवार का पालन पोषण या फिर अपने परिवार की जिम्मेवारी लेना और उसको कैसा निभाया जाए वो सीख जाते थे। लेकिन अब वो लोग मोबाइल में ही उलझा दिए हैं, मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। अब एजुकेशन की बात करें तो बाइजू ऐप हो गया, अनअकैडमी ऐप हो गया और काफी सारी ऐप्स हैं जिनके थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन का फंडा चला। अब मुझे आप ये बताइए, क्या हर एक बच्चा खुद से पढ़ सकता है क्या? नहीं। तो क्या ये सही है? क्या हर एक बच्चा एक ही तरह से पढ़ सकता है क्या? अगर मैं देवेंद्र भाई की बात करूं तो वो बताते हैं कि जो लिसनर, जो 80% जो बच्चे या हम लोग कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो लिसनर है, और लिसनर की कैटेगरी एक ऐसी है जिसको हम जितना बताएंगे वो सिर्फ उतना ही करेगा। किसी को पता है तो जिसने पेरेंटिंग एजुकेशन की वीडियोस देखी हैं, तो अगर मैं खुद के परिवार की ही एक एग्जांपल लूं, मेरी भतीजी है वो पूरी प्रॉपर लिसनर है, उसको जितना बोल दिया वो उतना ही करती है, उससे आगे नहीं जाती। तो क्या वो मोबाइल के थ्रू पूरा का पूरा सिलेबस अपना कवर कर सकती है? तो क्या एक फायदेमंद है? जब कोरोना में स्कूल बंद हुआ तो जनता सरकार मोर्चा ने ही इस लड़ाई को, स्कूल खुलवाने की लड़ाई को लड़ा था, क्योंकि हम देखते जा रहे थे कि परिवार में, अपने गांव में, अपने शहर में हर एक बच्चा मोबाइल का एडिक्ट होता जा रहा है और वो मोबाइल के बिना रह ही नहीं रहा। अब मैं खुद, मेरा बच्चा 5 साल का समरवीर है, मतलब मैं इतना संतुष्ट हूं कि देवेंद्र भाई को सुनने के बाद वो मोबाइल मुझे भी चलाने नहीं देता है कि पिताजी इसको रख दो, और खुद तो चलाता ही नहीं है। मैं रात को लगभग 8 से 9 बजे तक घर जाता हूँ रात को काम करने के बाद, तो फिर रात को मैं खुद का भी काम करता हूँ, क्योंकि देखो परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो अपना भी चाहिए।
जॉब छोड़ने के बाद मैंने खुद का काम किया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, तो मैं उतना ही कमाता हूँ जिससे मेरा परिवार का गुजारा हो सके। तो वो काम मैं रात को करता हूँ, क्योंकि फॉरेन के क्लाइंट होते हैं, तो फॉरेन के क्लाइंट को वो रात को ही आते हैं, उनकी सुबह होती है, हमारी रात होती है। तो वो जब मैं 9-10 बजे के बीच में लैपटॉप और मोबाइल लेके बैठता हूँ, तो वो ये बोलता है कि पिताजी आपने तो पूरा दिन काम किया है, अब भी काम पे लग गए, इसको बंद करो, अभी सोते हैं। तो वो जब तक मैं मतलब उसको सुलाता नहीं हूँ, या फिर मैं मतलब एक एक्टिंग कर देता हूँ कि चलो सोते हैं, वो जब तक वो नहीं सोता तब तक मैं काम ही नहीं कर पाता। तो मैं देवेंद्र भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस चीज में उन्होंने इतनी तो गाइडेंस दे दी कि हम अपने बच्चे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं बात करूंगा डिजिटल इंडिया। सब मतलब मोदी जी तो बोलते हैं कि भाई डिजिटल इंडिया ने तो क्रांति ला दी है, लेकिन अगर एक पार्ट को लेके चले, बैंकिंग सेक्टर को लेके चले, तो डिजिटल इंडिया के थ्रू क्या ऐसा सुना था आपने कि जब बैंक मतलब इंटरनेट बैंकिंग नहीं चला था, एटीएम नहीं थे, कि मेरे अकाउंट से इतने पैसे चलेंगे? मेरे खुद के साथ हुआ है, मेरे अकाउंट से 2500 रुपए की ट्रेन टिकट बुक हो गई विदाउट ए ओटीपी, और मुझे पता ही नहीं चला। फिर बैंक में गया, बैंक वाले बोलते हैं आपको ओटीपी आया होगा, वो बोलते हैं एफआईआर करो, एफआईआर करें, वो लटका के रखते हैं बैंक। अब चलो, अब तो ये कह सकते हैं कि सरकार ने थोड़ा जिम्मेवारी लिया है कि मतलब टोल फ्री नंबर चलाया कि जिसका फ्रॉड हो जाए तो वो कंप्लेंट कर सकता है, तो उसके अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे। पर लेकिन ये लगभग 3-4 साल से पहले की बात है। और उस फ्रॉड को ही मैं आपको बताता हूं कि 39% इंडियन फैमिलीज उस फ्रॉड के चक्कर में आ चुकी हैं। 39% फैमिलीज थोड़ी होती है क्या? तो फ्रॉड करने से मानव का शोषण हुआ है, तो क्या हुआ? पहले होता था क्या? चलो थोड़ी बहुत चोरी हो गई, किसी का कैश लूट लिया, ये होता था। और अब मैं अगर आपको आंकड़े बताऊं कि एक दिन में लगभग 100 करोड़ का फ्रॉड होता है विदाउट एनी मतलब अप्रूवल, बैंकिंग से ट्रांजैक्शन होता है पर डे 100 करोड़ रुपए बैंक कितना कमा रहा है। हालांकि ट्रांजैक्शन तो एक दूसरे के अकाउंट में जा रही है, लेकिन बैंक तो अप्रूव नहीं कर पाता ना कि किसके अकाउंट में गया। अप्रूव कर पाता है? एफआईआर करवा दी, लटके रहो। कितनी अपने हम लोग एफआईआर करवा रहे हैं बैंक वाले आवेदन में, कितनी कार्रवाई हो रही है? आम आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं। तो एफआईआर ही नहीं हाँ, तो ये डिजिटल इंडिया का सच है। ये फ्रॉड, ये तो मैंने बैंकिंग का बताया आपको, इतने कई सारे फ्रॉड हैं जो आपको मतलब अगर सर्च करोगे तो एक मतलब हर एक स्टेप में निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करूं मैं सोशल मीडिया की। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पैसा तो बहुत दे रहा है डिजिट्स के फॉर्म में, लेकिन किसको दे रहा है? किसको? कभी देखा आपने? जब हम लोग वीडियो डालते हैं किसी मतलब इंफॉर्मेशन के लिए, या कोई ज्यादा गहरी जानकारी के लिए, या फिर किसी भी ऐसे टॉपिक के लिए जो समाज के लिए बहुत अच्छा हो, तो क्या वो व्यूज ले पाती है? नहीं ले पाती है। तो क्या आपको लगता नहीं है पूरा मैनेज है? आपको बताऊं, मैं जनता सरकार मोर्चा का जो ऑफिशियल पेज है उसके कवर पेज में हमने, जब हम हुसैनी वाला में गए थे, देसी घी की जोत जलाई थी, तो वहां पर एक साथी की ड्यूटी लगी थी कि वो उसको ध्यान रखेगा, उसका ध्यान रखेगा। अब
इतनी सी चीज है कि उसकी फोटो कवर पेज पे लगा दी हमने, वहीं की फोटो थी। और आप मानोगे नहीं, फेसबुक ने उसके ऊपर भी मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये हमारे गाइडलाइन से बाहर है। मतलब एक अपना साथी छतरी लेके जोत की रखवाली कर रहा है और वो मतलब गाइडलाइन से बाहर है, और इतनी अश्लील वीडियोस को वो गाइडलाइन से अंदर रखते हैं। तो मतलब कितना मैनेज हो रहा है, कितना मतलब ये फेसबुक का यूज धीरे धीरे जैसे बढ़ा है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम लोग इसको एक एज ए सोशल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, रील्स के माध्यम से जो मतलब जो अपनी माताएं बहनें, हम जिनको हम कह सकते हैं कि जो संस्कृति की जो नॉलेज थी वो सब कुछ खेला कर दिया उसका। अब पैसे भी उन लोगों को ही कमाए, उन्हीं के पास आता है। हम लोग देखते हैं कि जो नाच रही हैं मतलब आधे आधे कपड़े डाल के वीडियो बना रही हैं, उनके व्यूज तो इतने बढ़ जाते हैं और पैसा कमा रही है और दिखाते हैं कि हमने इतना कमा लिया, इतना कमा लिया। भाई क्या करेंगे, इज्जत कहाँ गई? तो इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ा है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। स्टार्टिंग में क्या हुआ, फ्री में यूट्यूब वीडियो चलती थी। अब क्या है, डेली आता है स्किप द ट्रायल पीरियड, टेक प्रीमियम, स्किप द ट्रायल पीरियड, टेक प्रीमियम। कैसे आप लोगों को मैनेज किया, मैनिपुलेट किया, मतलब पहले फ्री दिया और फिर आपको प्रीमियम पे लेके आ गए। प्रीमियम में तो कुछ और ही मिलेगा। मैक्स प्लेयर हो गया। अब मैनेज देखो कितना किया है। पहले हम लोग टीवी देखते थे, रामायण चलती थी, महाभारत चलती थी, शक्तिमान देखा करते थे, ग्रुप्स में देखा देखते थे, पर पूरा परिवार बैठ के देखता था। मूवीज भी आती थी तो पूरा परिवार बैठ के देखता था। अब क्या हो गया, भाई परिवार में अगर 4 बैठे हैं ना पर्सन, खुद का मोबाइल लेके बैठे हैं, वो कुछ देख रहा है, मैं कुछ देख रहा हूं, वो कुछ देख रहा है। तो जो पूरा का पूरा सोशल जो डिस्टेंस उन्होंने दिया है कोरोना के थ्रू, और वो अपने परिवार में एज लाइक मोबाइल को यूज करके मतलब रियल लाइफ में भी खत्म कर दिया। ये इफेक्ट पड़ा है आईटी का। अब आप ये बताओ इसके फायदे कितने हुए और नुकसान कितने? अगर हम उसको पॉजिटिव वे से ही यूज करते तो मुझे लगता है कि हम लोग कामयाब हो सकते थे, लेकिन इसका तो नुकसान ही इतना हो गया कि संस्कृति को ही खत्म कर दिया भारत की। और ये पूरा का पूरा पाश्चात्य लेके आ गए सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू। हाँ, इसका थोड़ा बहुत बेनिफिट ये हुआ है कि हम लोगों को ये काम आ रहा है, क्योंकि हम लोग इसके थ्रू थोड़ा इंफॉर्मेशन जागरूकता की वीडियोस और ये सब कुछ शेयर कर सकते हैं। हाँ, इसका फायदा हमें हुआ है, लेकिन नुकसान समाज को कितना हुआ। तो इसके साथ अब आगे की अब बात करूं मैं, मेन पार्ट है जो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन कौन जानता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या काम आता है? कंप्यूटर पहले सोच नहीं डिसीजन सकता, लेता अभी सोच रहा है। वो कैसे सोचता है? बेरोजगार करने के लिए काम आता है। वो तो पीछे की बात है, वो तो बहुत आगे की बात है। मतलब उसमें जो डाटा दी हुई है उसमें सारी डाटा का प्रोग्रामिंग किया हुआ है ताकि वो खुद उस पर डिसीजन ले सके। वो डाटा कहाँ से आया होगा? हम नहीं भरा है। अब अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं वेबसाइट्स बनाता हूं, सॉफ्टवेयर बनाता हूं, तो उसमें जैसे हम लोग पहले काम करते थे तो क्लाइंट बोलते थे कि मुझे चैटबॉट चाहिए, ऑटो रिस्पॉन्स। हम लोग क्या करते थे, क्लाइंट हमें कुछ क्वेश्चंस देता था और उन क्वेश्चंस को, उस क्वेश्चंस के वो आंसर्स भी देता था, और वो बोलता था कि अगर इस क्वेश्चन में ये वर्ड मैच हो गया तो ये रिस्पॉन्स आना चाहिए। ऑटोमेटिकली वो चैटबॉट होता था।
लेकिन एआई क्या है, वो हम उसको ये कह सकते हैं कि वो एक उसका बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है। कैसे उन्होंने इस डाटाबेस को कलेक्ट किया, मतलब पूरी की पूरी जो मानव जाति की जो हम ये कह सकते हैं जो सोच है ना, अभी तो 2020 का डाटा है जो एआई पे चल रहा है। जब लेटेस्ट अपडेट अभी आने वाला है, जब आप देखोगे तो आपको कोरोना में जो हुआ ये सब कुछ सब आएगा। जॉब्स कितनी छीन ली, कंटेंट राइटर भाई साहब मतलब बर्बाद हो चुका है। आप एक मतलब नेम डालोगे और चैट जीपीटी आपको सब कुछ दे देगा जो आपको चाहिए। कंटेंट, मेरे पास कंटेंट राइटर भी काम करते थे, अब वो बोल रहे हैं कि भाई साहब मतलब हम क्या करें, हम तो बर्बाद हो गए। जो कंटेंट हम 3-4 दिन में आपको देते थे वो चैट जीपीटी 5 मिनट नहीं लगाता। तो मतलब नौकरियां तो गई। अब इसका इफेक्ट आप करंट लाइफ में जो अगर देखोगे, डीप फेक वीडियोस कौन जानता है? रश्मिका, चलो मैं उसकी तो बात नहीं करूंगा, मैं स्पेन की बात करता हूं। स्पेन के एक शहर में 28 स्कूल की लड़कियों का डीप फेक वीडियो बनाया गया और वो पब्लिक में शेयर कर दिया गया। तो क्या एआई सही है क्या? मैं तो ये कहता हूं अगर किसी टेक्नोलॉजी का 10% भी नुकसान हो रहा है मानव जाति में, तो क्यों यूज कर रहे हो भाई? नुकसान तो नुकसान है। अब चोरी चाहे 1 रुपए की है और चाहे 100 रुपए की और चाहे 1 लाख रुपए की, नुकसान तो नुकसान ही है और चोरी तो चोरी है। क्या सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया है कि जो ये वीडियोस, डीप फेक वीडियोस बन रही हैं, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्ट एक्शन लगाया है? कोई किया है? कोई उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो बना रहे हैं, जहां से ये बन रहा है, उसके ऊपर काम किया है? अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, किसी कंपनी में पॉलिथीन बन रहा है, मार्केट में गया, मार्केट में जाने के बाद कस्टमर को वो मिला उसमें सामान। अब सरकार क्या कर रही है कि उस पॉलिथीन में जो जिसके पास है, कस्टमर के पास है या दुकानदार के पास है, उस पर तो कार्रवाई कर रही है पॉलिथीन के ऊपर। जो बना रहा है वो, कमाल की बात तो यह है, एक तरफ लेज के पैकेट टंगे हुए हैं और दूसरी तरफ वो बेचारा ये पॉलिथीन उठा के ले जा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन लेज के पैकेट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, जो बना के दे रहा है, जो पैक करके दे रहा है। ये सेम टू सेम इस चीज में अगर एआई की बात करें तो डीप फेक वीडियोस, जो उसी बात पे आता हूं मैं, जो स्पेन की जो 28 लड़कियों की वीडियोस रिलीज हुई थी, मतलब शेयर की गई डीप फेक वीडियोस बना के, उन लड़कियों के ऊपर असर देखो क्या पड़ा, वो परमानेंट डिप्रेशन डिसऑर्डर में चली गई, घर से बाहर नहीं निकलती, स्कूल जाना बंद कर दिया। वो ये सोचती हैं कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो वो जो लोग, आप बैठे हो या आप बैठे हो या आप बैठे हो, आप मेरी वीडियोस को ही मेरे सामने अपने मन में लेके आ जाओगे। वो ये सोचती हैं, बाहर ही नहीं जाती, बंद कर दिया बाहर जाना, लाइफ पूरी खत्म हो चुकी है। तो एआई का अब जॉब्स में देख लो, रोबोटिक्स आ गया, अब एलन मस्क न्यूरोलिंक पे काम कर रहा है, चिप बना दिया। हम लोग पहले बोलते थे चिप लगेगी, ये लगेगी, कोई नहीं मानता था, लग गई ना। किस किस को पता उसने सबसे पहले बंदर पे ट्रायल किया था? अब बंदर पे उसने क्या ट्रायल किया आपको पता है? जब बंदर पे उसने ट्रायल किया, लगभग 300 बंदर की डेथ हो गई इस एक्सपेरिमेंट में।
उसको कोई सजा हुई है? तो एआई का मेरे हिसाब से मैं तो ये कहूंगा कि टेक्नोलॉजी में नुकसान कितना है और फायदा कितना है, मैं तो नुकसान ही कहूंगा। मानव जाति का नाश ही है। अब अगर मैं इंडिया में इसके रिसर्चर की बात करूं, उसने कंपनी से पिछले 2 साल पहले रिजाइन दे दिया, क्योंकि वो फ्यूचर जान चुका था कि एआई तो मानव जाति को ही खत्म करने वाला है, मैं काम करने वाला नहीं हूं, रिजाइन दे दिया। जब रिसर्चर को ही इतना पता लग गया तो क्यों उसको इंप्लीमेंट करवा रहे हो? वो बात को नहीं करना बरोबर, वो जो आपस में बात कर रही थी। हाँ, अभी वीर सिंह भाई ने थोड़ा याद दिलाया, मैं इनसे बात कर रहा था ट्रेन में जब आ रहे थे। एआई का ही एक एक्सपेरिमेंट था जो मैंने रिसर्च देखी। 2 कंप्यूटर पे एआई चैट लगा के छोड़ दी गई, और उसमें हुआ क्या, अब कितनी गजब की बात है। शुरू के 10 मिनट उन दोनों ने आपस में बात किया हमारी लैंग्वेज में, और 10 मिनट के बाद उसने ये सोच लिया कि हम जो बात कर रहे हैं हमारी बात कोई देख रहा है या सुन रहा है। और उसने क्या किया, अपनी पूरी चैट जो उसके बाद की थी 10 मिनट की, अपनी मशीन लैंग्वेज में करनी स्टार्ट कर दी। अब मशीन लैंग्वेज मैंने बताया था कि उसको सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है, या फिर जो प्रोग्रामर है वो डिकोड या एनकोड कर सकता है। और आप मानोगे नहीं, उसने मानव के बारे में इतनी गंदी गंदी और इतनी जबरदस्त बातें लिखी कि मतलब मैं यहां सुना नहीं सकता, इतना खतरनाक है ये। उसने सीधा बोल दिया ये हमारे कुछ काम की नहीं है, इनको निकालो। सोफिया ने भी बोला था हाँ, 2017। तो इतना खतरनाक है ये। तो मैं अपनी बात में थोड़ा सा अभी विराम दूंगा। कंप्लीट यही थोड़ा सा अगर मैं पूरा कंक्लूजन निकालूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि उबंटू यूज करें। मैं खुद यूज करता हूं, किसी को अगर चाहिए वो तो आप मतलब चाहिए तो आप वैसे तो डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, वो पूरा ओपन सोर्स होता है। अगर कोई मॉडिफाई करना चाहता है उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, लेकिन उसकी नॉलेज होनी चाहिए। पूरा फ्री है, कोई पैसा नहीं है, कोई प्रोडक्ट की नहीं परचेज करनी। और अब तो इतना बेहतर बना दिया, मतलब आप देखोगे कि उसका व्यू और विंडो का व्यू, आप मानोगे नहीं कि विंडो 11 जो आई है ना, उबंटू का जो 24 वर्जन है, 22 सॉरी, उसको देख के बना। सोशल मीडिया के बीच में कौन कौन काम करता है वो बात। अब आधा घंटा फाइनल बात जो है वो सोशल मीडिया में या फिर आईटी में जेएसएम क्या करना चाहता है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे सब परचेज करते हैं, कौन कौन करता है? सब करते हैं। अगर हम अपना प्लेटफॉर्म बनाएं तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमारा जो प्लेटफॉर्म होगा वो प्लेटफॉर्म ऐसा होगा जो अपना साथी जो कुछ भी उत्पाद बना रहा है वो उसमें एज ए पार्टनर होगा। मान लो वीर सिंह कोई मशीन बना रहा है और वो ऑनलाइन उसको बेचना चाहता है, वो एज ए वेंडर नहीं, एज ए पार्टनर जाएगा। ऐसे ही अगर हमारा कोई जैसे किसान साथी है, कुछ भी उत्पाद बना रहा है, गेहूं है, चना है, सब कुछ, क्योंकि हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब तक हम पैरेलल व्यवस्था नहीं बनाएंगे, लोगों के सामने ऑप्शन नहीं देंगे, तो व्यवस्था परिवर्तन पॉसिबल कैसे हो सकता है। तो मेरे वे से, जैसे मैं आईटी में काम करता हूं, तो हमें हर पैरेलल सिस्टम को बनाना पड़ेगा। अमेजोन का भी पैरेलल सिस्टम बनाना पड़ेगा, फ्लिपकार्ट का भी बनाना पड़ेगा,
और सोशल मीडियाज का भी बनाना पड़ेगा। क्यों ना हम ऐसा सिस्टम बनाए कि हम लोगों की आपस में जो चैट है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे हो। क्यों फेसबुक का यूज करें, क्यों हम व्हाट्सएप का यूज करें? बिल्कुल बनेगा।